Hello and welcome to the class, students. As you know, we have been reading about tense, form and use. हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट टेंस के सारे फॉर्म्स को देख लिया और मैं समझती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा. नाउ वी शैल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेंस, दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट, या इसे आप सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहेंगे. कोई भी एक्शन या इवेंट विच इज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, कोई भी ऐसा कार्य या घटना जो भविष्य में होने वाली है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. इट एक्सप्रेसेस का मतलब होता है व्यक्त करना. द एक्शन और इवेंट, the action or event which is to take place, जो होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, होगा भविष्य में, उसको व्यक्त करने के लिए आप कौन सा टेंस यूज करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. जैसे, और इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी, इससे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊं. अभी तक आपने जितने इंडेफिनिट टेंसेस देखे, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट था, आपने उसमें देखा ये कि उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती थी. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने देखा सब्जेक्ट के बाद में वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में और ऑब्जेक्ट आता था. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपने देखा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब अपने कौन से फॉर्म में गई? सेकेंड फॉर्म में, और लास्ट में ऑब्जेक्ट. There is a huge difference between present, past and future indefinite tense. वो अंतर है, इसमें एक आइडेंटिफाइंग हेल्पिंग वर्ब होती है. जिस भी सेंटेंस में आपको शैल या विल नजर आए, आप समझ लीजिएगा वो कौन से टेंस का सेंटेंस है? फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस के चारों फॉर्म, वेदर इट इज इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें शैल या विल निश्चित रूप से रहेगा. आ रहा है समझ में? एकदम क्लियर. ये फ्यूचर टेंस की आइडेंटिफाइंग हेल्पिंग वर्ब है. अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लें. स्ट्रक्चर, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद मुख्य क्रिया वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट. अब आप ये पूछ सकते हैं शैल और विल का इस्तेमाल कहाँ होता है, कहाँ पर हम शैल यूज करेंगे, कहाँ पर हम विल यूज करेंगे. ये आपको मालूम होगा, इंग्लिश में 3 पर्सन्स होते हैं. फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन he, she, it, they. जो बोलता है मैं या हम, जिससे बोलता है सेकंड पर्सन तुम, यू, जिनके बारे में बोलता है थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे. इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन के साथ शैल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल. ये एक नियम बरसों से चला आ रहा है. फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का इस्तेमाल. मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, जो आधुनिक अंग्रेजी की व्याकरण है ग्रामर में, इस नियम को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना दिया है.
थोड़ा सा लचीला बना दिया है। अब सबके साथ में विल का इस्तेमाल बहुत आसानी से होता है। ये एक स्टैंडिंग रूल है, ये तो आप समझ लीजिए कि आई वी के साथ शैल और यू ही शी इट और दे के साथ में विल का इस्तेमाल। लेकिन अब जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसमें जितने पर्सन्स हैं सबके साथ में विल का इस्तेमाल कर देते हैं। आ रहा है समझ में? जबकि पहले जो रूल था, पहले जो नियम था, उसमें आई और वी के साथ अगर विल का इस्तेमाल हो रहा है तो वो डिटर्मिनेशन शो करने के लिए होता है। जैसे आई शैल राइट अ लेटर, ठीक है, और आई विल राइट अ लेटर। इन दोनों वाक्यों में अंतर ये है, मैं एक पत्र लिखूंगी और जब मैंने आई के साथ विल लगा दिया तो मैं एक पत्र जरूर लिखूंगी। ये हो गया यहां पे डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। समझ में आ रहा है? सिंपल केसेस में सिर्फ भविष्य को व्यक्त करने के लिए आई वी के साथ शैल और यू ही शी इट और दे के साथ विल। लेकिन जब आपको डिटर्मिनेशन शो करना है, दृढ़ निश्चय शो करना है, तो आप आई के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे? आई और वी के साथ विल का। ये एक नियम है, माना जाता था, लेकिन फिर भी मॉडर्न ग्रामर अब बोलती है कि शैल और विल का कोई वो नहीं। विल आप सबके साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वी आर द फॉलोअर्स ऑफ इंग्लिश। हम अमेरिकन से ज़्यादा अंग्रेज़ों की इंग्लिश को फॉलो करते हैं, ब्रिटिशर्स की इंग्लिश को फॉलो करते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने ये रूल सेट किया हुआ है, आई वी के साथ शैल, यू ही शी इट और दे के साथ विल। अमेरिकन आए, उन्होंने अंग्रेजी को बिल्कुल बदल के रख दिया। वो ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं मानते, उनका ज़्यादा एम्फेसिस है कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से लोगों के समझ में आए, उसमें ज़्यादा साइलेंट वर्ड्स नहीं होने चाहिए। दे राइट एज दे स्पीक, जैसा वो बोलते हैं वैसा लिखते हैं। ब्रिटिशर्स थोड़े हार्ड कोर ग्रामेरियंस थे, यानी कहना चाहिए उसको कि एकदम लकीर के फकीर वाली उनकी ग्रामर होती थी। तो उन्होंने इतने रूल्स रेगुलेशंस बना के रखे थे। लेकिन विद द कमिंग ऑफ अमेरिकन इंग्लिश इनटू इंडिया, और जब से लोग उसको अमेरिकन इंग्लिश को ज़्यादा फॉलो करने लगे, तब से बहुत कॉमन हो गया है कि सबके साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। खैर, जो भी हो, यू मस्ट नो आई और वी के साथ शैल और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल नॉर्मल केसेस में यूज़ होता है। लेकिन जब हम आई के साथ में विल का इस्तेमाल करते हैं तो हम उस बात को करने का दृढ़ निश्चय यानी डिटर्मिनेशन शो करते हैं। तो आपने ये देख लिया, इसमें स्ट्रक्चर आएगा सब्जेक्ट, शैल, विल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी घटना जो भविष्य में होगी, मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, मैं जाऊंगा, ये सब बातों को एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अंडरस्टूड? कंप्लीटली समझ में आ गया? इसके बाद हम अगले टेंस में चलते हैं, विच इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एक बार अपने दिमाग में उन चीज़ों को लाइए जो आपने अभी तक प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ी हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखा होगा, कोई काम चल रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखा जिसमें कोई काम चल रहा था। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में उस प्रकार के एक्शंस, उस प्रकार के इवेंट्स को डिनोट किया जाता है जो फ्यूचर में एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोग्रेसिव होंगे, यानी भविष्य में एक निश्चित समय पर चल रहे होंगे। जो ऐसे वाक्य हैं उनको बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एंड एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, यहाँ की जो खास आइडेंटिफाइंग हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल, निश्चित रूप से रहेगी इसमें। जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर लिया था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपके पास में हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी?
was या were। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे that will, shall और will प्लस be। चलिए देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट shall और will प्लस be। कंटिन्यूअस है, वर्ब अपने ing फॉर्म में ही जाएगी, है ना। वर्ब विथ ing लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट शैल विल बी वर्ब विथ ing ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। कोई भी काम फ्यूचर में एक निश्चित समय पे चल रहा होगा, हम पढ़ रहे होंगे, हम एग्जाम दे रहे होंगे, हम परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। इस तरह के वाक्यों को बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे आप इसको लिख सकते हैं टू एक्सप्रेस actions that will be in progress in future at a certain time। सर्टन टाइम में कोई एक्शन अगर इन प्रोग्रेस होगा, प्रोग्रेसिव होगा, तो उसको बताने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। आगे समझ में? फॉर एग्जाम्पल, वी शैल बी टेकिंग द एग्जामिनेशंस in March। क्या मतलब हुआ? We shall be taking the examination in March। हम मार्च में परीक्षा दे रहे होंगे। वेरी सिंपल। उसी तरह से you will be completing your work in 2 days। 2 दिन में तुम अपना काम खत्म कर रहे होगे। इस तरह के वाक्यों को बताने के लिए आप कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका दूसरा यूज जो है, अगर हम इस टेंस को कंपेयर करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, तो दिस टेंस इज लेस डेफिनेट दैन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। किसी वाक्य को अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलें और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बोलें, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो कम निश्चित होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अपेक्षा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको शैल आई वाइप इट आउट, ये आप लोगों ने नोट कर लिया ना। चलिए, लेस डेफिनेट, कम निश्चित, कम सर्टन। एक वाक्य को दोनों में बोल के देखते हैं, दोनों ही टेंसेस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये थोड़ा सा कम निश्चितता को बताता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस ज़्यादा डेफिनेट होता है। दिस टेंस इज लेस डेफिनेट than the present continuous tense। Present continuous tense। दोनों एग्जाम्पल देखिए।
I am taking the preliminary IAS exams next month. ठीक है, अब इसी सेम सेंटेंस को हम फ्यूचर में लेते हैं. I shall be taking the preliminary IAS exams next month. दोनों का अर्थ समझिए. मैं अगले महीने आईएएस की प्रिलिमिनरी एग्जाम दे रही हूँ. मैं अगले महीने आईएएस का प्रिलिमिनरी एग्जाम देती रहूंगी. डेफिनेटनेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ज़्यादा है, श्योरिटी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जाना है. इसमें उतनी श्योरिटी, उतना डेफिनेटनेस नहीं है. ये टेंस उतना डेफिनेट नहीं होता जितना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. जब हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलते हैं, इसका मतलब हम निश्चित उस एग्जाम में अपीयर होंगे. और जब हम इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बोलेंगे तो उतनी सर्टेनिटी, उतनी श्योरिटी, उतनी डेफिनेटनेस जाहिर नहीं होती है. दैट्स व्हाई दिस टेंस इज लेस डेफिनेट दैन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इसीलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को उतना डेफिनेट नहीं माना जाता जितना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ये एक इसकी कमी हो गई. एक और कमी है इसमें. ये टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जितना फोर्सफुल भी नहीं होता, एम्फैटिक भी नहीं होता. Future indefinite tense is more emphatic than the future continuous tense. Future continuous tense. Future indefinite tense is more emphatic. Emphatic का मतलब होता है forceful, जिसमें आपके काम करने की इच्छा ज्यादा जाहिर होती है. Future indefinite tense इस टेंस की तुलना में ज्यादा emphatic होता है. जैसे example, I will ask Dr. James to examine mother. डॉक्टर जेम्स से मैं कहूँगा कि मेरी माँ को एग्जामिन करें, उनका परीक्षण करें, स्वास्थ्य की जांच करें. इसी सेंटेंस को हम अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बोलें, आई विल बी आस्किंग डॉक्टर जेम्स टू एग्जामिन मदर. मैं डॉक्टर जेम्स से कहूँगा कि माँ को एग्जामिन करें. अब
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है ये आपका इरादा जाहिर कर रहा है, डेलिबरेट इंटेंशन, आपका इंटेंशन, आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कि मैं माँ के स्वास्थ्य का परीक्षण कराऊंगा। एंड दिस इज अ मैटर ऑफ रूटीन, एक दिनचर्या का काम है। ठीक है, मैं डॉक्टर जेम्स से बात करूंगा कि माँ का स्वास्थ्य परीक्षण करें। तो इन दोनों टेंसेस में कौन सा टेंस ज्यादा फोर्स दिखा रहा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इस मामले में उतना एम्फैटिक, उतना असरदार नहीं होता है जितना कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। आ गया समझ में अच्छी तरह से? आपने ये देखा इस टेंस की विशेषता कि जब इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं आप और फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ज़्यादा डेफिनेट होता है, और जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट को इस्तेमाल करते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस को इस्तेमाल करते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है वो ज़्यादा सर्टेन होता है, ज़्यादा निश्चित होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तुलना में। तो इस तरह से हमने देखा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के यूजेज। आपको क्लियर हो गया होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट की तुलना में कम डेफिनेट होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तुलना में कम डेफिनेट होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट की तुलना में कम डेफिनेट होता है। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे अपना अगला टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट। जैसा कि नाम से जाहिर है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई काम भविष्य में पूर्ण हो चुका है, एक निश्चित समय पर पूर्ण हो चुका होगा, इसको शो करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। आप ध्यान करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, पास्ट परफेक्ट टेंस को, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा क्या फर्क है दोनों में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट हैज, हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, काम हो चुका है। पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, काम हो चुका था। और इसमें आएगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट शैल विल, हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट शैल विल हैव वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, काम भविष्य में हो चुका होगा। कोई भी काम जो भविष्य में एक निश्चित समय पे हो चुका होगा, एन एक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर इज expressed by this tense which is future perfect tense. Okay, तो हम पत्र लिख चुके होंगे, ठीक है, इस तरह का जैसे वाक्य है उसको एक्सप्रेस करने के लिए इस टेंस का हम इस्तेमाल करेंगे। We shall have written letters. समझ लीजिए, it expresses the actions, the action which is expected to be completed
by a given time in future, by a given time in future, भविष्य में निश्चित समय पर कोई काम हो चुका होगा, उसको प्रदर्शित करने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे by the end of this month, I shall have completed my article. इस महीने के अंत तक मेरा आर्टिकल पूरा हो चुका होगा। ठीक है, सिर्फ वही एक्शंस ये टेंस नहीं बताता जो कि भविष्य में एक निश्चित समय पे पूरे हो चुके होंगे। ये उन एक्शंस को भी शो करता है जो जिसमें भविष्य की कोई बात नहीं होती, लेकिन बोलने वाले का विश्वास रहता है कि ऐसा काम पूरा हो चुका होगा। Not to indicate future, but to indicate speakers believe that something has taken place. कोई काम हो चुका है, उसको भी प्रदर्शित करने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, देखिए। बोलने वाले का विश्वास कि ये काम ये हो चुका होगा, फ्यूचर की इंडिकेट कर रहा है। ये सिंपली उस बोलने वाले का विश्वास व्यक्त कर रहा है कि ये चीज हो चुकी है। इसको पहले नोट कर लेते हैं। समटाइम डिस्टेंस expresses not the future but the speaker's belief but the speaker's belief that something has taken place. यहाँ फ्यूचर की बात नहीं है, यहाँ बोलने वाले को विश्वास है कि ये चीज़ हो चुकी है, उसको भी प्रदर्शित इस टेंस के द्वारा किया जाता है। जैसे you will have read about Wright brothers. अब देखो, आपने राइट ब्रदर्स का नाम सुना होगा, सुन चुके होंगे वाली बात नहीं है। यहाँ ये बोलने वाले का विश्वास है कि आपने सुना है, आप जानते हैं ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। उसी तरह से द पुलिस will have caught the thief. मतलब पुलिस चोर को पकड़ चुकी होगी। इसको फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से मत देखिए, इसको देखिए कि ये बोलने वाले का विश्वास है कि ये काम हो चुका होगा। तो ये जो टेंस है इसके द्वारा भविष्य में एक निश्चित समय पे कोई काम हो चुका है वो तो प्रदर्शित होता ही है, साथ ही साथ ये उन बातों को भी प्रदर्शित करता है जिसमें फ्यूचर की बात नहीं होती, परंतु स्पीकर का बिलीफ होता है, बोलने वाले का विश्वास होता है कि ये चीज़ पहले ही हो चुकी है। आगे समझ में?
Now we shall move on to the last tense, which is future perfect continuous tense. आपको यहाँ तक जितने टेंसेस मैंने पढ़ाए उसके स्ट्रक्चर में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो यू मे क्वेश्चन, आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक जितने टेंसेस हुए हैं, कहीं भी आपको किसी भी स्ट्रक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम है, जो चीज़ नहीं समझ में आई है, आप पूछ सकते हैं। और इससे पहले हम लास्ट टेंस शुरू करें, विच इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मैं चाहूँगी आप रिवाइज कर लें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को एक बार देख लीजिए, जिससे आपको स्ट्रक्चर समझने में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। नाम से जाहिर है, परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूस भी है। इसके स्ट्रक्चर में जैसा आप जानते हैं, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, शैल या विल, वन मोर हेल्पिंग वर्ब हैव, देन वन मोर हेल्पिंग वर्ब बीन। मोस्ट लेंथी टेंस ऑफ ऑल, सबसे लंबा टेंस है ये, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ध्यान देंगे। शैल, विल, हैव, बीन, देन वर्ब विथ ing, verb with ing, and the last will be object. कोई काम भविष्य में चल रहा होगा, उसका कुछ हिस्सा कंप्लीट होके कुछ जारी होगा, ऐसे सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक निश्चित समय तक कोई खास काम जो फ्यूचर में ही चालू हुआ, कुछ समय पहले चला और एक सर्टेन टाइम तक जारी रहेगा, ऐसे टेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई काम चलता रहा है, चलता रहा था पास्ट में, चलता रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे वी शैल बी, वी शैल have been learning French, हम फ्रेंच भाषा सीख रहे होंगे। हमें फ्रेंच भाषा सीखते हुए कुछ समय हो भी चुका होगा और अभी भी हमारा इस भाषा को सीखना जारी होगा भविष्य में एक निश्चित समय तक। समझ में आ रहा है अच्छे से? इस तरह से कोई भी वाक्य आप अपने मन से भी बना के देख सकते हैं। कोई भी काम चलता रहेगा भविष्य में एक निश्चित समय तक, या इस तरह से लीजिए, यू विल हैव बीन completing your homework for 3 days। 3 दिनों तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट करते होगे भविष्य में। तो ये इस तरह के वाक्यों को बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। फाइनली, इससे पहले कि हम आज का ये टेंस के यूजेज, अभी हम सिर्फ यूज तक पहुंचे हैं, अभी हमको ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, अभी हमको इनके स्ट्रक्चर्स को देखना है कि कैसे इंटरचेंज करते हैं। ये यूज वाले पोर्शन को कंप्लीट करने के पहले एक बार रिवाइज करेंगे एवरीथिंग, राइट फ्रॉम प्रेजेंट, देन पास्ट एंड देन फ्यूचर। आप अपनी कॉपीज को खोलिए, मिलाइए, जहां आपने लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स हमने देखे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लाइकवाइज पास्ट के, लाइकवाइज फ्यूचर के। तीनों इंडेफिनिट को एक साथ देखेंगे, एक बार दिमाग लगाइएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सब्जेक्ट। यहाँ आपने पाया प्रेजेंट और पास्ट में जहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, इसमें फ्यूचर की आइडेंटिफाइंग हेल्पिंग वर्ब मौजूद है जो क्या है, शैल या विल। तो सब्जेक्ट शैल विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैंने कोई काम किया, करती हूँ, करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई काम किया, पास्ट। कोई काम करूंगी या करूंगा, पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट। तीनों इंडेफिनिट क्लियर हो गए, तीनों कंटिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम चल रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस में काम चल रहा था और फ्यूचर कंटिन्यूअस में काम चल रहा होगा। एक बार स्ट्रक्चर देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब विथ आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वॉज वेयर वर्ब विथ आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट शैल विल बी वर्ब विथ आईएनजी ऑब्जेक्ट। ठीक है। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, पूर्ण, हो चुका है, हो चुका था, हो चुका होगा। हो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। पास्ट टेंस में सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट शैल विल हैव ओनली, नॉट हैज, रिमेंबर ओनली हैव। You have written the structure or not? लिखा है स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, सब्जेक्ट शैल विल हैव वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। कोई काम हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट, हो चुका था पास्ट परफेक्ट, हो चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बारे में बताया, दो टेंसेस को ज्वाइन करता है। कुछ काम हो गए, कुछ काम कंप्लीट है, कुछ अभी भी जारी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपने देखा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब विथ आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड वर्ब विथ आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट शैल विल हैव वर्ब विथ आईएनजी ऑब्जेक्ट। कोई काम चलता रहा है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलता रहा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चलता रहा होगा दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये चलता रहा है, ये जो अवधि है, ये जो टाइम है, दिस इज पीरियड, इसको इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर एंड सिंस। फॉर इज यूज टू इंडिकेट पीरियड ऑफ टाइम और लेंथ ऑफ टाइम, समय की अवधि बताने के लिए, 2 दिन, 2 घंटे, 4 दिन, 4 साल, 5 साल। ठीक है। सिंस यूज करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, मंडे, ट्यूसडे, मार्च, अप्रैल, कोई ईयर, लास्ट नाइट, येस्टरडे, टुडे, ये सब 4 o'clock, 5 o'clock, जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है, सर्टेन टाइम है, वहाँ आप सिंस का यूज करते हैं। अंडरस्टूड? क्रिस्टल क्लियर? इसके नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे सारे टेंस को साइड बाय साइड कंपेयर करके। थैंक यू वेरी मच।